Chapter 23rd. Markets around us. In our day to day life, we require the services of a market. Commonly, market is a place having shops, selling vegetables, clothes, stationery, etc. In exact term, market can be defined as a place where buyers and sellers engage इन द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स यहाँ पे मतलब है सामान से। ठीक है, तो मार्केट हम सब जानते ही हैं क्या होता है। कॉमनली हम उनको जानते हैं कि वहाँ पे वेजीज हैं या फिर क्लोथ्स और स्टेशनरी वगैरह बेचते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट क्या होती है कि जहाँ पे बायर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए, जो कि सेल परचेज के सामान को सेल परचेज करते हैं। द बायर एंड सेलर कैन मीट इन अ शॉप और अ मॉल एंड द बायर कैन पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज थ्रू कैश और क्रेडिट कार्ड और एनी अदर मोड में लाइक पेटीएम वगैरह आ गए हैं। तो ये दूसरे हैं स्मार्ट सॉरी ये दूसरा है कैशलेस मनी जो होता है, उसको भी हम कह सकते हैं। फाइन। Types of market. There are two main types of market: wholesale market and retail market. A buyer can save a lot of money by buying directly from a wholesale market, as the wholesaler buys directly from the producers of the manufacturers. Manufacturers जो कि सामान को बनाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि सामान को बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि चलो ये होलसेल रेट में होता है, तो होलसेल रेट में सबसे सस्ता मिलता है। बट दे डू नॉट सेल इन स्मॉल क्वांटिटी। तो वो स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बेचते हैं। लाइक मान लो कि किसी की होलसेल की शॉप है, होलसेलर है कोई, और वो नोटबुक्स बेच रहा है। तो आप उसे एक दो क्वांटिटी में नहीं ले सकते कि मुझे एक नोटबुक दे दो या दो नोटबुक दे दो। तो आपको थाउजेंड्स में या मिनिमम हंड्रेड्स में आपको खरीदना होगा। दे ओनली सेल इन बल्क। बल्क मीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। द रिटेलर सेल्स द गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी नंबर्स बट एट हायर प्राइसेस। अब देखो, होलसेलर क्या है, ज़्यादा बल्क में देता है कोई भी गुड्स, और उसके एवज में वो बहुत कम पैसे लेते हैं। लेकिन जो रिटेलर होता है वो आपको एक या दो नोटबुक दे देगा, लेकिन उसके थोड़े से प्राइस होलसेलर से ज़्यादा होंगे। ओके। The retailer sells the goods in smaller quantity numbers but at a higher price, as he or she buys from the wholesaler, क्योंकि वो retailer जो है wholesaler से खरीदता है, and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods। तो फिर जो भी उसका खर्चा होता है, क्योंकि retailer जो होगा वो खरीद के लाएगा होलसेलर से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, मनी और स्टोरेज चार्जेस जो भी कुछ होगा वो सब कुछ ऐड कर लेगा। इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट मेड राइट अवे एंड गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, देन रिटेलर फर्दर इंक्रीज हिज मार्जिन। अब देखो, ओके, every city has a wholesale market from where the goods and supplies to the retailer supplied to the रिटेलर। मान लो कि रिटेलर जो है वो क्रेडिट पे, उधार पे ले आया है कोई सामान होलसेलर से, तो वो थोड़ा मार्जिन और बढ़ा लेगा। जो मान लो उसने 20 रुपए की कोई नोटबुक एमआरपी पे है और उसको 17 रुपीज़ की बेचनी है, तो वो आपको 18 या 19 रुपीज़ का पर पीस देगा। Hence, there is a difference in the price of goods between the wholesale market and the retail market. The more people involved in the chain means addition in the cost of commodity at every level. मीन्स ये एक तरह की चेन बन जाते हैं कि पहले रिटेलर के पास, पहले होलसेलर के पास आएगा, फिर रिटेलर के पास, फिर हमारे पास आएगा। तो उसमें सब कुछ इन्वेस्ट क्या होगा, पैसे कितना लगेगा, ये सब चीज़ें उसकी प्राइस में, किसी भी चीज़ की प्राइस में। हमने नोटबुक का एग्जांपल लिया, तो नोटबुक के प्राइस में कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा प्राइस, उस पे डिपेंड करता है। द प्राइस ऑफ गुड्स
The price of goods in market sorry, the price of goods in a market is determined by the factor like demand by the buyer or consumer, supply by the farmers, manufacturer, etc. The demand for a good is defined as an account of commodity. Commodity का यहाँ meaning है कि वो भी सामान ही है, okay? The demand for a good is defined as an amount of commodity for which people are willingly to pay एंड बाय। देखो जितनी डिमांड होगी उतना ही बायर अपना होलसेलर से खरीदेगा। सप्लाई ऑफ अ गुड, सप्लाई क्या होती है? सप्लाई ऑफ अ गुड इज अ क्वांटिटी दैट सप्लाई आर विलिंगली टू पुट इन द market. When the price of goods rises, the supply also rises. जैसे जैसे सप्लाई होता है कि माल को कहते हैं ना, सप्लाई कर रहे हैं हम, इधर से उधर ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उनकी जहाँ पे जिसने भी मांगा है वो, तो जितना ही सप्लाई सॉरी डिमांड होगी, हमें इतनी नोटबुक चाहिए, हर स्टूडेंट को नोटबुक चाहिए होती है, भले स्टूडेंट हो टीचर हो सबको चाहिए होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, अपनी डिमांड होती है, तो उस अकॉर्डिंग सप्लाई भी बढ़ती जाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइसेस, जितना प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी राइज होगी। व्हेन द प्राइस गोज डाउन द सप्लाई ऑल्सो गोज डाउन। अगर अगर प्राइस कम होता जाएगा तो सप्लाई भी कम होती जाएगी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कॉटन। ब्रिटिश पीरियड में फार्मर्स को कहा गया था कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन ग्रो करो। आज द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉटन एज रॉ मटेरियल। उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन चाहिए था, तो द क्लोथ the cotton cloth was was then imported from Britain and sold over India। क्योंकि उस टाइम में क्या था कि कॉटन को क्या ब्रिटेन से मंगवाया जाता था और इंडिया में सेल किया जाता था। दिस वॉज द फैटल ब्लो टू इंडियन वीवर्स दैट डिस्ट्रॉयड द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री। तो ये क्या था, तब क्या करते थे अंग्रेज़ की कॉटन यहाँ से किसानों को कह देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, और अपने ब्रिटेन को भेज देते थे, और ब्रिटेन से वहाँ पे कॉटन के कपड़े बनवा के वो इंडिया में लेके आते थे, इंडिया में बेचते थे। तो ये काफ़ी, जैसे कॉटन इंडस्ट्री जो इंडिया का जो था कॉटन, उनके जो बनाते थे वीवर्स, उनके लिए काफ़ी नुकसान वाली बात थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, इंडियन मार्केट has come sorry Indian market has come a long way. Our policies were aimed at reviving our traditional crafts, setting up of safeguarding Indian industries. Hence, in place of cotton as a raw material, the export of cotton clothes were was encouraged. Currently, India is exporting garments all over the world. Our fashion industry is also attracting buyer by organizing fashion show in India and abroad. Buyers are coming to India even from Paris and Milan, the fashion capital of the world. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं या फिर कुछ कपड़े हैं, तो बजाय हम कॉटन किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो हम कॉटन अपने ही देश में रखते थे रॉ मटेरियल जो है, और जो कॉटन के कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट करने लगे बाहर के मुल्क, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं। अब देखो कि यहाँ पे फैशन शोज़ भी होने लग गए, फिर इंडिया में नहीं अपने अब्रॉड में भी, और बायर्स इंडिया में आने लगे। ठीक है, इवन पेरिस और मिलान, जिनको कि फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बिसाइड द रिटेल and wholesale markets, many markets are also set up on specific days of the week in different parts of many cities. There
they are known as weekly market. Pahadi or Patri, I think Pahadi or Patri bazaars. The shopkeepers set up shops on the roadside and or in an open space for the day and then close them at night. The goods are cheaper here as no expenditure is incurred on maintaining permanent shops like rent, electricity, etc. People go to such markets as most things of daily use are available at one place and do not and they do not have to go to different places to buy what they need. Moreover, the customers are free to bargain. और होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के साथ-साथ जैसे अपने अमृतसर में भी पुतली घर में भी या किसी और जगह भी मंडे मार्केट लगता है, संडे मार्केट लगता है, तो ऐसे ही रोड साइड पे बहुत सारे लोग आने लगे जो वीकली मार्केट होता है। तो शॉपकीपर्स रोड्स पे ही अपनी शॉप्स लगाने लग गए, उनको अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता या रेंट नहीं देना पड़ता। वहाँ पे सब चीज़ें सामान सामने होती हैं और वहाँ पे लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, मतलब मोल भाव भी कर सकते हैं कि हम 100 रुपए नहीं देंगे, हम 50 देंगे या 70 देंगे, इस तरह। Markets keep changing all the time. The wholesale market is giving, just a minute. Yes. The wholesale market is giving way to retail giant like the Reliance Fresh, Big Bazaar, Shoppers Stop, Vishal Megamart, etc. They can chain store they run chain store in different cities. They have gained popularity as they buy directly from the producers, manufacturer, and sell to the consumer at reasonable price in a comfortable atmosphere. Most people prefer shops in the neighborhood for their day-to-day requirements as they can visit them anytime. Moreover, the customer and the shopkeeper know each other well, and the goods are also available on credit. So the payment can be made at a later date as per the convenience of the कस्टमर। अब देखिए मार्केट्स टाइम टू टाइम फिर चेंज में होने लगे। अब जाइंट स्टोर्स भी आने लगे, रिटेल जाइंट्स आने लगे, जैसे रिलायंस फ्रेश है, बिग बाज़ार, शॉपर स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट। ये बहुत बड़े-बड़े स्टोर्स हैं और ये चेन्स हैं, मीन्स हर सिटी में आपको विशाल मेगा मार्ट या शॉपर स्टॉप वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? और ये इनकी पॉपुलैरिटी भी गेन हो रही है और क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में भी बेच रहे हैं और ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही लेके आ रहे हैं। और कई बार हम ना जैसे कहा है ना कि नेबरहुड मार्केट से ही हम खरीद लेते हैं कुछ जैसे और हम डेली उनसे मिलते हैं उन शॉपकीपर से। जैसे हमारे भी नेबरहुड में हमारी भी एक शॉप है रंधावा स्टोर। तो कई बार ऐसा होता है कि कई हमारे पास 10 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, तो हम क्रेडिट पे ले आते हैं कि अंकल कल दे देंगे। तो वही बात होती है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैसे देते हैं। Markets and democracy. As you know, there are different types of markets like retail stores, malls, wholesale shops, or weekly markets. They are owned by different people. On one hand, they have the shopkeeper who sets up his shop in different areas on specific days of the week. He stores his goods at home and transport and sells them himself or with the assistance of the members of his family. On the other hand, we have a chain store whose owner spends a lot of money on decorating, maintaining, and stocking it. Both shopkeepers spend and earn unequal amount of money. Similarly, there are differences in buying power of customers. On one buyer may be able to afford only cheap goods from a weekly market, whereas another may buy branded items from top stores. The selling as well as buying depends on money. आप अलग-अलग तरह के मार्केट्स बताएँ या अलग-अलग तरह के सेलर्स बताएँ। लाइक एक तरफ वो सेलर्स हैं जो कि खुद ही सामान खरीदते हैं और ट्रांसपोर्ट भी बेचारे खुद ही करते हैं
या फिर अपनी फैमिली का किसी का हेल्प ले लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कोई और चेन स्टोर है तो उसके जो मालिक है, जो ओनर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी लगाते हैं अपने स्टोर को डेकोरेट करने की या फिर मेंटेन करने की या फिर उसको स्टॉक करने की। तो दोनों के दोनों जो शॉपकीपर्स हैं अनइक्वल अमाउंट में मनी को स्पेंड करते हैं और अर्न भी उनकी अर्निंग जो होती है, कमाई भी होती है उनकी अनइक्वल अमाउंट में होती हैं। तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी ऑब्वियसली अलग ही होंगे। अब जो बड़े स्टोर में जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वहीं जाएंगी और ख़रीदने वाले भी ऑब्वियसली एलीट क्लासेस के होंगे। तो डिपेंड करता है कि ये कि द सेलिंग एज वेल एज बाइंग डिपेंड्स ऑन मनी। मनी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। Moreover, the goods are brought to the customer after passing a chain of markets. This chain helps in supplying goods produced in different area to reach the customers everywhere. The sale of goods increase production, and that in turn also provide new earning opportunity for more people. But everyone does not get equal benefit of these opportunities in the market. तो कोई भी सामान जब मार्केट तक पहुंचना होता है तो एक चेन से उसको गुज़रना होता है कि इसके पास जाएगा, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाएगा, सॉरी होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर के बाद लास्ट में अपने पास आएगा, एक कस्टमर के पास आएगा। तो इसमें क्या कि कईयों को अर्निंग भी में होती है काफ़ी और लेकिन ये अर्निंग जो है सबके लिए बराबर की नहीं होती, किसी के लिए कम होती है तो किसी के लिए ज़्यादा। Market also determines the wages. A job where there are many willingly workers, high supply, but only a small number of positions, low demand, will result in low wage for the job. Competition among workers tend to the lower the wage. If any one work if any one worker demand a higher wage, the employer can remove him and simply hire another at low wage. Hence, we see that markets create economic inequality, which means inequality of economic assets and income among individuals and group within a society. The term is also related to inequality of opportunity. एज मार्केट ही डिटरमाइन करते कि वेजेस मीन्स उनके जो वो डेली का उनका दिहाड़ी टाइप की वेजेस कितनी है, उनको कितना श्रमिक कितना पैसा मिलता है, तो वेजेस उसको कहते हैं। और ऐसी जॉब जहाँ पे बहुत सारे लोग हों और काम करने को बहुत बहुत कम हो, काम करने को बहुत कम हो, तो उनके वेजेस भी उसी हिसाब से कम कम ही होंगे। ज़्यादा जो मज़दूर होंगे वो थोड़े काम को फिर वेजेस में भी कम ही होंगे। काम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मज़दूर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसी हिसाब से अगर एक ही वर्कर हायर वेज मांगता है, ठीक है, अगर कोई भी वर्कर हाई वेज मांगता है, ज़्यादा पैसा मांगता है, तो उस एम्प्लॉयर को उसको हटा ही दिया जाता है और ऐसे को हायर कर लिया जाता है कि जो कि कम वेजेस में काम करना शुरू कर सके। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी काम के लिए डिमांड कम है, ठीक है, और अपने पास मज़दूर बहुत ज़्यादा है, लेबर्स बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनको कम ही वेजेस मिलेंगे, कम ही पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं कि hence we see that markets create economic inequality, which means inequality of economic assets and incomes among individuals and groups within a society. The term is also related to inequality of opportunity. इकोनॉमिक वर्ड कहीं भी आ जाए, इकोनॉमी हुआ, इकोनॉमिक हुआ, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है पैसे से। इनइक्वलिटी मीन्स कम ज़्यादा, कहीं भी कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मीन्स इनइक्वल है वो, ठीक है। तो ये मार्केट ही डिसाइड करता है कि किसी को पैसा कम मिलता है, किसी को ज़्यादा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ all sections of the society, otherwise equality will be meaningless for them.
Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wages so that the worker are able to fulfill their basic needs. Besides opening employment exchanges to register name of unemployed candidates who desire employment, the government ensures the distribution of rice, wheat, sugar, and kerosene at a uh, reasonable rate for the poor under the public distribution system PDS. The government also announces the support price for the crops, minimum support price, to safeguard the interest of the farmer and save them for the exploitation by the moneylenders, uh, village touts, a wholesaler, and retail giants. The government also provides electricity, irrigational facility, technical assistance, loan and insurance facilities at subsidized rates. A democratic government must provide opportunity to ensure equitable distribution of goods, services, as well as sufficient income for all to eradicate inequalities in the society. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स जो लोकतांत्रिक सरकार है जो कि हमारे भारत में भी है, इंडिया में भी है, तो वो क्या एक उन्होंने फिक्स रेट कर दिया है कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जितने भी मज़दूर हैं भारत में तो उनकी जैसे मान लो एक मज़दूर की अगर वो मेल है तो उसकी 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। दिहाड़ी है जो वेजेस है पूरे दिन का, और जो फीमेल है वो मान लीजिए उसकी 80 रुपीज़ हैं। तो ये पूरे इंडिया में एक फिक्स रेट कर दिया है कि उससे उनको कम 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। ये मिनिमम वेजेस उनके बना दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल है, वो डिपेंड करता है, अभी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया कि 100 रुपीज़ मान लीजिए अगर उसकी है दिहाड़ी तो उसको कोई भी इंसान, कोई भी मनी लैंडर उसको 1 रुपये भी कम नहीं देगा। द गवर्नमेंट इंश्योर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए उन गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उनको राइस, व्हीट, गेहूँ, शुगर, केरोसिन जो मिट्टी का तेल है वो रीज़नेबल रेट पे दिया जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के के अंडर। अब गवर्नमेंट ने ये भी किया हुआ है कि जो किसान हैं उनको जो है उनकी फसलों के सही रेट दिए जाएँ, ताकि जो फार्मर्स हैं वो उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लैंडर्स हैं या फिर विलेज के टाउट्स हैं। अभी टाउट्स का मीनिंग देखा तो उसमें था कि किसी को चीज़ को हमको टाउट मीन्स कि किसी को बहला-फुसला के कि देखो आपकी फ़सल ऐसी है, तो हम आपको अगले साल रेट कम दे देंगे, सॉरी ज़्यादा दे देंगे, इस साल हम थोड़ा कम कर देते हैं, देखो आप तो कर लेते हो। तो बहलाना-फुसलाना इस टाउट को कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से किसान बचा रहे, गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा चला दिया है, काम कर दिया है कि तो उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, लोकतांत्रिक सरकार है, वो ये फिक्स कर दिया गया है उनका रेट। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो गवर्नमेंट है उनको एक बिजली भी प्रोवाइड करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो फसलों से रिलेटेड जो भी हैं काम फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाती हैं। टेक्निकल जो कुछ भी उनको ट्रैक्टर वगैरह कुछ देना हो, मशीनें देनी हो, लोन भी देती हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी दी दी जाती है एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, बहुत ही कम रेट में उनको दिए सब प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, उसके बाद एक और बात है, a democratic government must provide opportunities to ensure equitable distribution of goods, service, as well as sufficient income for all to eradicate inequalities in the society। तो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी लोकतांत्रिक जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्या सबको एक सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए
ताकि वो सफिशिएंट इनकम ले सकें। और जो इरेडिकेट मीन्स हटा देना, जो अन इनइक्वलिटीज़ है उनको उसको सोसाइटी से हटा दें।